प्यारे बच्चों नमस्कार। लास्ट टाइम हम वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में कर रहे थे, तो एक लेक्चर हो चुका है अपना। अब अपना सेकंड लेक्चर करते हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल और रहते हैं। ठीक है, वो एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं। और जो मैंने कल फार्मूले करवाए थे कि वो यूज इंटीग्रेशन में कहाँ होता है, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। लेट अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखते हैं और उसमें पता करते हैं कि भी वो जो फार्मूले अपन डेवलप किए थे तो वो कहाँ काम आते हैं। ठीक है, उनके बगैर हमें इंटीग्रेशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी वेक्टर के अंदर। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैं वो एग्जाम्पल है जैसे एग्जाम्पल नंबर 4। ध्यान से देखना है इसमें, मतलब जो गिवन क्या है और हमें करना क्या है, मतलब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जब तक हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हमें क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ध्यान रखना बच्चों कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और पूछना क्या है, उसका एनालाइज कर दो, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। उसका मीन्स निकाल दो, जो गिवन है उसका जितने मीन्स निकलते हैं, जो भी मतलब निकलते हैं वो लिख दो। बार बार में हमें क्वेश्चन की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो भी कोई क्वेश्चन लिखते हो मतलब या पढ़ते हो तो आप उसका मीन्स निकाल दो, शॉर्ट रूप में एनालाइज कर दो। ठीक है, और उसका मीन्स जब आप पता लग जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है और उसका करना क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, अभी एग्जाम्पल लेते हैं अपन। एग्जाम्पल है, कोई वेक्टर दे रखे हैं आर टी। ठीक है, और ये आर टी वेक्टर क्या है, ध्यान से देखिए। मैं एग्जाम्पल नंबर 4 लिखता हूं। 2i माइनस में j प्लस में 2k, उसके बाद में वैन t इज इक्वल टू 2, और आर टी ये भी दे रखा है क्या, 4i माइनस में 2j और प्लस में 3k, और वैन t इज इक्वल टू 3। आपने फाइंड आउट क्या करना है कि इंटीग्रेट करना है 2 से 3 और r डॉट डी आर अपॉन में डी टी और डी टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन उतारा है। ठीक है, देखते हैं। देखो ध्यान से देखें कि भी हमने ये इंटीग्रेट करना है तो ये टर्म हमें लेके आनी है। ठीक है, मैं आपको ये कहूं कि डी आर अपॉन में डी टी लेके आए, तो डी आर अपॉन में डी टी कहां से लेके आएंगे, हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करेंगे तो आपने ध्यान से देखा कि जो ये आर टी वेक्टर है वो, ध्यान से देखो ये क्या चीज दे रखे हैं। पहले इसका मतलब समझो, क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं कि ये वेक्टर है, ये कांस्टेंट है। हमें पता है कि इसका किसी भी चर के सापेक्ष में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, पता है। ठीक है, इसका भी करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो ये तो मैटर जीरो ही होगा। और आर वेक्टर कितना है, वो तो ये है, तो ये तो जीरो हो गया, यानी इसका इंटीग्रेशन तो जीरो हो जाएगा। तो अब क्या करें, अब वो जो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि कहां पर यूज करना है, वेक्टर इंटीग्रेशन के जो फार्मूले मैंने लिखवाए थे लास्ट वीडियो के अंदर, तो उसके ऊपर ध्यान देखें। क्या मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ ए कोई वेक्टर है आर डॉट में डी आर अपोन में डी टी, और ये इंटीग्रेट मतलब ये फार्मूला था। ठीक है, और ये किसके बराबर होता था, मैंने बताया था आपको कि जो यहां पर वेक्टर होता है ना उसका स्क्वायर आर स्क्वायर और प्लस में कांस्टेंट सी। ठीक है, कांस्टेंट है ये और वेक्टर का कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या ये ऐसा लुक इस क्वेश्चन के अंदर दिखाई दे रहा है, मतलब ये चीजें। ठीक है, तो एक जैसा ही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रॉब्लम आ रही है कि बीच में तो 2 भी है, 2 को आप यहां पर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन सेम बन गया। पहले अपन इंटीग्रेशन करना है, लिमिट तो बाद की बात है। ठीक है, तो ये चीज हमें रिजेंबल कर रही है इससे, तो यानी इसका मतलब तो फिर ये क्या होगा, इसको 2 को बाहर निकाल के देखो, 2 इंटीग्रेशन आर वेक्टर डॉट में डी आर अपोन में डी टी और डी टी। ठीक है, और इजिकल टू आर स्क्वायर और प्लस में सी। आप एक काम करते हैं, इस 2 को यहां पर ले जाते हैं 1/2 और c/2, c/2
c/2 करेंगे तो उसका अगेन नाम दे देते हैं एक वेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। तो उसकी जगह मैं अगेन कैपिटल C नाम दे देता हूं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंटीग्रेट अपन करना था वो अपन इंटीग्रेट करना ही नहीं पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। क्यों? इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये, कोई इंटीग्रेट नहीं करना, क्योंकि हम इंटीग्रेट करते थे तो हमें इसमें डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती थी, आर के वेक्टर की डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती थी, और इस आर वेक्टर का डेरिवेटिव निकालते हैं तो दोनों ही वेक्टर राइट साइड में जो दे रखे हैं वो दोनों ही कांस्टेंट है, तो वो जीरो बन जाता है। तो यानी ये जीरो हो गया, ये सारा ही जीरो हो गया, तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम? ठीक है, नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें कहता है कि इसको जो वेक्टर इंटीग्रेशन का फार्मूला है ना उससे कंपेयर किया मैंने, यानी ये जो मैंने लिखा था ये, ठीक है। और ये मैटर तो हमें मिल गया, तो अब हमें सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी, और आर वेक्टर तो हमारे पास गिवन है, बस तो हो गया कंप्लीट। अब हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट लगा देंगे क्या, 2 से 3 तक। तो यहां पर भी लिमिट लगा दो 2 से 3 तक, ले, ठीक है। अपन पता है कि लिमिट जब होती है तो कांस्टेंट काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट के अंदर 3 रखेंगे तो ये C ही रहेगा, और क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो 2 और 3 है ये t की लिमिट है, तो t इसके अंदर है ही नहीं, तो यानी पता है कि कांस्टेंट लिमिट काम नहीं करती, कांस्टेंट जो होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब वो नहीं लिखते। तो चलो फिर हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ ये बचेगा, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, और आर स्क्वायर, और लिमिट 2 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, 1/2 और आर स्क्वायर, और लिमिट अपन अपर वाली डालनी है, तो t का मान यहां पर कितना रखना है, 3, माइनस में लोअर लिमिट आर स्क्वायर, और लिमिट कितनी है यहां पर t की, वो अपने 2 रखनी है, बस। यानी अब करना क्या है कि हमें आर स्क्वायर चाहिए उस वक्त t का मान 3 हो, ठीक है, बात समझ में आई। आर स्क्वायर निकालना है जब t का मान 3 हो, और आर स्क्वायर हमें आर स्क्वायर चाहिए कब, जब t का मान 2 हो। तो ये तो हमें गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, क्या देखो ध्यान से ऊपर, कहता है कि r का मान ये है तो जब t इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब ये r है ना वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। और जब t का मान 3 है तब r का मान हमें ये लेना है, तो वो यहां पे पुट कर देंगे, बस हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो रख देते हैं 1/2, और r का मान क्या लेना है हमें, जब t का मान 3 हो, तो t का मान 3 हो तो r का मान ये लेना है, तो यानी ये r है, तो इसका क्या चाहिए हमें, स्क्वायर। और वेक्टर के अंदर स्क्वायर है ना, थोड़े से ध्यान से देखिएगा क्या, कि वेक्टर के अंदर स्क्वायर है उसको हम क्या करते हैं, r डॉट में r वेक्टर बन जाता है, और हमें पता है गिवन वेक्टर ही था, मैग्नीट्यूड नहीं थी, ये एक्चुअली में मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, r की मापांक है, ठीक है, इस वेक्टर का मापांक है, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो वो मापांक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये चलिए। तो इसका मतलब आर स्क्वायर चाहिए था, तो आर स्क्वायर क्या होगा, आर डॉट में आर, आर डॉट में आर, आर डॉट में आर, और ये वेक्टर में कन्वर्ट हो गया, और टी का मान जब 3 है माइनस में, ये भी क्या रहेगा, आर वेक्टर डॉट में आर वेक्टर, और टी का मान हमें पता है जब 2 है तब ये करना है, ठीक है। तो आर डॉट वेक्टर ये तो दोनों ही जगह हैं, तो एक जगह निकाल लो, अपना काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये आर वेक्टर निकालते हैं, डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं वेक्टर की, आर वेक्टर डॉट आर, यानी अच्छा अब ध्यान से देखिएगा, इस आर की वैल्यू कितने लेनी, ये वेक्टर कौन सा लेना है, अब ये ध्यान देखना है, ये वेक्टर कौन सा लेना है हमें, और यहां पर ये वेक्टर कौन सा लेना है। जब t का मान 3 है, t का मान 3 है तब r वेक्टर कौन सा होता है, ये लेना है। अब देखो ये लेना है यहां पर, ठीक है, यानी ये मैं ये निकालना चाहता हूं, t इज इक्वल टू 3 पर ये फाइंड आउट करूंगा, तो यानी 4i माइनस में 2j और प्लस में 3k डॉट में यही वेक्टर, क्योंकि सेम वेक्टर है, 4i माइनस में 2j और प्लस में 3k, हो गया। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करवा दो, दो वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, i का जो कंपोनेंट है, i का जो गुणांक होता है ना, उनके आपस में मल्टीप्लाई करते हो, i डॉट i हमें पता है 1 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 16, और ये कितना हो जाएगा इसकी और इसकी
प्लस का 4, प्लस का 4, और इसकी करेंगे तो प्लस का 9, ये कितना होगा 29 ले, यानी ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है। ठीक है, चलो अब ये निकालते हैं। हमें पता है कि r की वैल्यू क्या लेनी है, r वेक्टर, यानी ये किस तरह निकलता है r डॉट r। तो अगर ये करते हैं r डॉट में r, और जब t इज इक्वल टू 2 होता है, तो t जब 2 होता है तो r की वैल्यू कितनी है, वो ये है। देखो t इज इक्वल टू 2 है तो r की वैल्यू कितनी, ये, तो ये लेते हैं 2i माइनस में j प्लस में 2k, डॉट इसी को इसी के साथ डॉट करवानी है। ठीक है, 2i माइनस में j प्लस में 2k। ठीक है, अब भी इसके डॉट प्रोडक्ट करवा दो, तो डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टरों के करते हैं तो गुणांकों की गुणा कर देते हैं बस। और क्या, ये 4 हो गया, ये माइनस में प्लस में 1 हो गया, और ये 2 और 2 ये 4 हो गया। ये कितना हो गया, 4 और 4 8 और 9, यानी हमें इनकी वैल्यू मिल गई है, यानी इसकी वैल्यू मिल गई है और इसकी भी वैल्यू मिल गई है। ठीक है, यहां से निकाल ले, पुट कर दो इसमें। ठीक है, यहां पर तो अतः इसका समीकरण का नाम आप डाल भी सकते हो, ये 1 है। ठीक, और ये हमारे पास 2 हो गया और ये हमारे पास 3 है। पुटिंग 2 and 3 इन 1 में रखने पर, तो 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी है 29 अपर लिमिट। ठीक है, और उसके बाद में माइनस में, और इसकी वैल्यू कितनी है 9, ये कितना होगा 29 माइनस 20, 1/2 और ये 20 और ये हमारे पास 10, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो देखो हमें यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम मिली थी कि ये फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल था हमें। ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर ये चीजें निकाल नहीं सकते थे। क्यों भाई, क्योंकि वेक्टर है ना वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 हो रहा था, तो 0 हो रहा था, इसका सोल्यूशन तो 0 आने लग रहा है। बट हमने क्या किया, वेक्टर इंटीग्रेशन, जो वेक्टर के अंदर इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले थे उनका हमने डायरेक्ट यूज किया, और डायरेक्ट यूज किया तो हमें डेरिवेटिव वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ वेक्टर का स्क्वायर ही जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, तो उसके अंदर हमें लिमिट पुट कर दी और हमारा आंसर सोल्व हो गया। ठीक है, तो वेक्टर की जरूरत, वेक्टर इंटीग्रेशन के फार्मूले की जरूरत हमें पड़ गई है। तो नेक्स्ट 1-2 एग्जांपल और देखते हैं। ध्यान से देखो भी, इनको क्वेश्चनों को थोड़ा सा एनालाइज करके देखो कि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी किसकी नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन डाला हुआ है, एग्जांपल नंबर 5, और 5 में क्या दे रखा है कि इंटीग्रेट, सिर्फ लिख रखा है इंटीग्रेट। क्वेश्चन क्या है, d² r और dt² इक्वल्स टू माइनस में n² और r वेक्टर, ये वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। ठीक है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होगा कि भी एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पता है एक डेरिवेटिव कम ही होगा, मतलब अब डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, सेकंड है, और फिर क्या होने वाला है, एक ऑर्डर कम हो जाएगा डेरिवेटिव का। बस इतना ही काम करना है इसके अंदर क्वेश्चन को। ठीक है, बस चलिए, अब बात यह आई है कि भी इंटीग्रेट करेंगे तो क्या सर मैं यहां पर दोनों और इंटीग्रेट कर दूं। सबसे बड़ी बात यह है, इंटीग्रेट करोगे तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है, मैं एक फॉर एग्जांपल मैं इसी को 1 मिनट के लिए इंटीग्रेट करता हूं दोनों साइड में। ठीक है, तो d² r, क्योंकि हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या इसको, इक्वल्स टू माइनस में n² और r वेक्टर, मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं दोनों साइड में, ये तो कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं, dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखिए, क्या मैं इसको इंटीग्रेट, अरे लेफ्ट साइड तो इंटीग्रेट कर सकते हो क्योंकि t के रिस्पेक्ट में ये चीज है, बट यहां पर हमें प्रॉब्लम आएगी। क्यों, r वेक्टर है कोई और उसका t के रिस्पेक्ट में, ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये r t का ही फंक्शन होना चाहिए था, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, अब हमारे रिकैप जो फार्मूला मैंने बताया था उसका यूज करेंगे और उससे से ये सोल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं कर सकते आप इसको। ठीक है, तो वो मैं फार्मूला लिख रहा हूं। वो फार्मूला क्या था, जब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है तब एक फार्मूला लिखा था, मैं क्या लिख देता हूं वो फार्मूला, d² r dt²। ठीक है, उसको 2
2dr डॉट dt से दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ठीक है। चलो ये फार्मूला लिखवाया था मैंने, ये किसके बराबर होता है, ये फार्मूला बताओ किसके बराबर होता है। ये फार्मूला हमें पता है कि जो ये बीच वाला डेरिवेटिव है ना, इसके स्क्वायर के बराबर होता है, और प्लस में कांस्टेंट सी, तो dr अपॉन में dt का होल स्क्वायर और प्लस में c के बराबर होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी उठा के वहां पर लेके चले जाते हैं बाहर से, ठीक है, निकाल दो इसको, 1/2 और c/2, अगेन इसका नया नाम दे दो कैपिटल C, ठीक है, इसको डिलीट कर दो। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज चाहिए हमें, और ये हमें पता ही है, इतना तो मैट्रिक्स में दे रखा है, ये चीज की जरूरत है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को अपन दोनों ओर मल्टीप्लाई कर देते हैं dr अपॉन में dt से, ठीक है, dr अपॉन में dt से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसको उठा लो, नंबर 1 समीकरण है, तो लिखो समीकरण 1 को dr अपॉन में dt से गुणा करने पर लिख देते हैं। और वैसे एक काम और कर लेते हैं, 2dr अपॉन में dt से, क्योंकि वो 2 भी था ना, वो इसको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करो समीकरण नंबर 1 को। ये तो हमारा कैंसिल ही होगा, ये तो नहीं हो पा रहा इंटीग्रेट, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि फंक्शन t का होना चाहिए था, बट ये t के रिस्पेक्ट में करें तो ये फंक्शन t का होना चाहिए था, इंटीग्रेट नहीं हो रहा था, तो ये चीज तो अपन कैंसिल ही कर देते हैं। फिर अपन इसको संशोधित किया कि 2dr अपॉन में dt से मल्टीप्लाई करेंगे, इस समीकरण को कर दो, फिर मल्टीप्लाई करो, और डॉट ही करवाना, क्यों, वेक्टर की साधारण मल्टीप्लाई नहीं होती कभी भी, डॉट ही होती है हमेशा। तो समीकरण 1 को 2dr अपॉन में dt से गुणा करने, गुणा मतलब डॉट वाली, ठीक है, तो 2 और dr अपॉन में dt और डॉट में d स्क्वायर r और dt स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस में n स्क्वायर, कांस्टेंट अभी बाहर निकल जाता है वेक्टर से, और ये r वेक्टर डॉट में dr अपॉन में dt। अब इंटीग्रेट कर दो भाई इसको, अब इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, इंटीग्रेट, हाँ यहां पर भी तो 2 था क्योंकि दोनों ओर यही किया था, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में, dt के, क्या अब हो जाएगा, बात यह आई है, क्या अब हो जाएगा, हाँ होगा। देखो ये किसके बराबर है, फार्मूले के मुताबिक किसके बराबर है ये, अरे मैंने कल बताया था, तो ये इसका होल स्क्वायर के बराबर है, तो dr अपॉन में dt का होल स्क्वायर के बराबर में है। तो अगला तो ऐसा ही तो वहां पर भी बना हुआ है, देखिए कैसे का, माइनस में n स्क्वायर कॉमन निकाल दो और इंटीग्रेट 2r वेक्टर और dr अपॉन में dt वेक्टर dt, ये भी तो फार्मूला बन गया, तो यानी इसका होल स्क्वायर के बराबर बन जाएगा, ठीक है। तो dr अपॉन में dt का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस में n स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया, इस वेक्टर के होल स्क्वायर के बराबर, तो r वेक्टर के होल स्क्वायर, अब वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं, स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस में इंटीग्रेट कांस्टेंट यहां पर भी लगा सकते, यहां लगा दो, एक जगह लगाना होता है, प्लस में c, और ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। क्या कर दिया हमने, हमने किया क्या है, अगले ने क्या दे रखा था, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव दे रखा था, अब फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दिया। हाँ ये मत ध्यान रखना, ये पावर है, बट आपने डेरिवेटिव एक कम कर दिया वहां से, ठीक है, वहां से एक डेरिवेटिव कम कर चुके हैं, ठीक है, तो ये इंटीग्रेट हो चुका है और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, ओके। तो बस ये एक इंटीग्रेट ही करना था, हमने एक डेरिवेटिव का ऑर्डर कम करना था, ठीक है। चलो देखते हैं और एक एग्जांपल, अभी इनको नोट करते रहो, जो आपने फार्मूले कल मैंने लिखवाए थे, आप लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हो, तो वो फार्मूले बहुत काम के हैं, वेक्टर इंटीग्रेशन करते हैं तो बहुत काम के हैं। अब इसी का एक क्वेश्चन और आ गया इसी टाइप का, एग्जांपल नंबर 6, वो क्या कहता है, ऐसे जैसा क्वेश्चन है, डी स्क्वायर आर वेक्टर dt स्क्वायर इक्वल्स टू है a प्लस में टीबी, ठीक है। अब ये क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर ज्ञात करना है, वेक्टर का सेकंड ऑर्डर दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, आर वेक्टर ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि भी ये जो वेक्टर है सेकंड ऑर्डर
वेक्टर है, मतलब सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव के अंदर है। अब हमें पता है कि इसके डेरिवेटिव हमने खत्म करने हैं, तो वो कैसे होंगे आपको पता है। डेरिवेटिव का रिवर्स कौन होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। बात यही है कि क्या मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकता हूं दोनों साइड एक टी के रिस्पेक्ट में। हाँ, अब ये सोचने वाले, पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकता था, क्यों, राइट साइड के अंदर जो आर है वो टी का फंक्शन नहीं था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। हाँ, राइट साइड में आर था, डी आर के रिस्पेक्ट में करता तो वो इंटीग्रेट हो चुका होता, बट नहीं हुआ, तो वो हमें फार्मूले में उसको फार्मूले में कन्वर्ट करना पड़ा। बट अब यहां पर क्या है कि टी के रिस्पेक्ट में ये आर है और यहां पर भी टी का फंक्शन है, तो आप दोनों और टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, पहले वाले एग्जांपल में और इसमें यही अंतर है बस, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो भाई, इंटीग्रेटिंग कर दो दोनों साइड में, तो डायरेक्ट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि राइट साइड भी टी का फंक्शन है और ये भी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो कर दो डी स्क्वायर आर वेक्टर डी स्क्वायर, इसमें कोई भी फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है, कोई भी किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये एग्जांपल इन्होंने स्पेशल दिया है dt के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में, तो यहां पर इंटीग्रेट a प्लस में ab और dt के रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई। देखो अब यहां पर देखो राइट साइड में, यहां पर ये t का फंक्शन है और t के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले वाले में नहीं कर सकते थे क्योंकि ये r था और r t का फंक्शन नहीं था, ठीक है। तो हाँ, यहां पर dr होता और ये भी r का फंक्शन होता तो इंटीग्रेट कर सकते थे, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ी हमें कोई भी, ठीक है। चलो अब यहां पर इसको कैसे करेंगे इंटीग्रेट, इस इंटीग्रेट को डेरिवेटिव को तोड़ो, d अपॉन में dt और dr अपॉन में dt, कर सकते हैं ऐसा, और ये क्या होगा a प्लस में ab और dt, चलो भाई अब कर देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, dt से dt कैंसिल और डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, तो ये क्या बच गया, dr अपॉन में dt बच चुका है, इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट कर दो टी के रिस्पेक्ट में, at आ जाएगा, at प्लस में बी टी का करेंगे तो टी स्क्वायर बाय में 2 और प्लस में नया कांस्टेंट c, ठीक है। ये वेक्टर कांस्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि वेक्टरों का कर रहे हैं तो वेक्टर कांस्टेंट। हाँ देखिए भाई, बात यह है कि ये वेक्टर कांस्टेंट है कि नहीं, बात यह आ रही है, हाँ, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो वेक्टर है, यहां पर हमें पता है रियल है सारी चीजें, तो कांस्टेंट हमें पता है कि इसका भी तो होता है, दोनों साइड में इंटीग्रेट करते हैं तो इसका भी कांस्टेंट होता है, इसका भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका तो वेक्टर कांस्टेंट आएगा और इसका रियल वाला कांस्टेंट आएगा, तो अपन ये कर सकते हैं, इसका सी वेक्टर वाला और इसका सी सिंपल रियल वाला, ठीक है। तो सिंपल वेक्टर प्लस में और रियल वाला इकट्ठे करेंगे तो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगेन अपन को r की वैल्यू निकालनी है, r वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, तो एक बार और इंटीग्रेट कर सकते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो राइट साइड में t का फंक्शन है तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो भाई, dr अपॉन में dt और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, तो dt लगाओ, ठीक है। दोनों साइड में हमें इंटीग्रेट का साइन और dt लगाना, दोनों साइड में बस इंटीग्रेट at प्लस में bt स्क्वायर बाय में 2 प्लस में c वेक्टर और dt ले, चलो ठीक है। अब अगेन वही करो, dt से dt कैंसिल, ये डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन करना, तो r वेक्टर बच जाएगा, r वेक्टर इक्वल्स टू, हाँ ये करो t के रिस्पेक्ट में, तो a t का करेंगे तो t स्क्वायर बाय में 2 प्लस में t का करेंगे तो t की स्क्वायर, t की 3 बाय में 3 भी नीचे 6, तो b बाय में 6 है, b बाय में 6 t पावर 3 प्लस में c वेक्टर कांस्टेंट है, c कांस्टेंट का करेंगे तो t और लग जाएगा c t प्लस में अगेन नया कांस्टेंट, ठीक है, तो d ले, ठीक है। करना क्या था, r की वैल्यू जो निकालनी थी, तो r वेक्टर हमारा आ चुका है,
ठीक है, ये वेक्टर आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने सोल्व करना है। तो यानी इन दोनों क्वेश्चनों के अंदर बस इतना ही फर्क था कि राइट साइड में देखो टी का फंक्शन है तो वहां पर डायरेक्ट कर सकते थे इंटीग्रेट, बट वहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में आर का फंक्शन था और टी के रिस्पेक्ट में तो नहीं कर सकते, तो हमें इंटीग्रेट का फार्मूला यूज किया था, वेक्टर इंटीग्रेट का फार्मूला यूज किया था, तो फाइंड आउट हुआ था। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, ये साधारण सा एग्जाम्पल है, कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 7 और कहता है कि एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय, एक्सेलेरेशन त्वरण जिसको बोलते हैं अपन, कि किसी पार्टिकल का त्वरण है, मतलब कोई पार्टिकल चल रहा होगा ऐसे और उसका त्वरण दे रखा है। ठीक है, तो वो त्वरण क्या दे रखा है, उसका फार्मूला दे रखा है। तो ए त्वरण को अपन वेक्टर के रूप में मतलब ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वो क्या दे रखे हैं, 12 cos 2t आई वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है, माइनस में 8 sin 2t और j प्लस में 16t और k। ठीक है, ये चीज दे रखी है और क्या करनी है, फाइंड द वेलोसिटी। नंबर एक तो ये निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है एक तो, उसके बाद में कहता है कि डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट को हम आर से डिनोट कर देते हैं, यानी ये वेलोसिटी वेक्टर निकालना है और एक हमें पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना, दोनों चीज निकालनी है। और कुछ कंडीशन दे रखी है इसमें, हाँ एक शर्त और दे रखी है उन्होंने, कहता है जब t इक्वल टू 0 होता है, t इक्वल टू 0 होता है, t इक्वल टू 0 है तो उस वक्त हमें वेलोसिटी v और r निकालनी है, ये दोनों चीज निकालनी है जब t इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, गिवन क्या है, क्वेश्चन को एनालाइज करके देखो दे क्या रखा है, एक्सीलरेशन दे रखी है भाई, वो भी वेक्टर की फॉर्म में। अब आप सोचोगे सर एक्सीलरेशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे होती है, देखो वेक्टर का मतलब ये होगा कि स्पेस के अंदर कोई भी पार्टिकल गमन कर रहा है ऐसे, ठीक है, उस वक्त मान लो कि यहां पर इसकी एक्सेलरेशन क्या है, इस वक्त एक्सेलरेशन मतलब कोई पार्टिकल ऐसे मूव करके आया है तो इस वक्त इसकी एक्सेलरेशन क्या है, तो यहां पर आईजे के लगाने का क्या तुक हुआ, मतलब ये बात भी आपको माइंड में होता है कि एक्सेलरेशन तो जैसे हम रियल में लिखते हैं, ठीक है ना, एक्स वाई टी स्क्वायर में ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर की फॉर्म में कैसे एक्सेलरेशन होगा, तो देखो होता है, ये होता है स्पेस के अंदर, जैसे कोई पार्टिकल ऐसे गमन कर रहा है तो इस वक्त इसका एक्सेलरेशन क्या है, इस वक्त, तो इस वक्त आता है तो ये आईजी के क्या काम करता है, तो कहता है कि जो एक्स एक्सिस से उसकी दिशा कितनी थी, वाई एक्सिस से कितनी थी और जेड एक्सिस से कितनी थी, वो दिशा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, स्पेस के अंदर। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है, कोई पार्टिकल चल रहा है मतलब इस वक्त, ठीक है, यहां पर पहुंच गया, इस वक्त एक्सेलरेशन इन्होंने वेक्टर की फॉर्म में दे दिया। वेक्टर की फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस की दिशा में, जिसको आई लिखा मैंने, ये रहा देखो कंपोनेंट आई लिखा है ना, तो कहता है कि इतना मूव किया है, यानी उसकी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इतना है, एक्स एक्सिस की दिशा के अंदर उसकी एक्सेलरेशन ये है एक्चुअली में, ठीक है, और वाई एक्सिस की दिशा के अंदर उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, ये है, और जेड एक्सिस की दिशा में, ठीक है, स्पेस के अंदर घूम रहा है तो सारे एक्सिस हो गए, जेड एक्सिस की दिशा में उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 16t, तो यानी वेक्टर की फॉर्म में एक्सेलरेशन दिया हुआ है और हमें वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। हाँ, इसी पार्टिकल की इस दिशा के अंदर चल रहा है तो इसकी एक्स एक्सिस की दिशा में वेलोसिटी कितनी है, वाई एक्सिस की दिशा में कितनी है, जेड एक्सिस की दिशा में, वो सारा निकाल देंगे तो वो वेक्टर हमें वेक्टर वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये गिवन है, एनालाइज कर दो, कहता दे क्या रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है। एक्सेलरेशन होता क्या है, पहली बात तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, आपको पता है, तो वी नो दैट क्या कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डीवी अपॉन में टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दी वेलोसिटी। एक्चुअली में एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी अपॉन में डीटी, इसका मतलब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, डीवी अपॉन में डीटी रख दो भाई, रखो, तो डीवी अपॉन में डीवी वेक्टर अपॉन में डीटी, क्योंकि वेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है कि ये जो पार्टिकल जो चल रहा है वो एक्सेलरेशन है वो भी वेक्टर की फॉर्म में है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर की फॉर्म में ही निकलेगी। ठीक है, चलिए आगे क्या गिवन है, 12 cos 2t आई माइनस में 8 sin 2t और j और प्लस में 16t और ये के।
ठीक है। राइट साइड वाला फंक्शन है वो टी के अंदर है, उसके अंदर वेरिएबल टी है। क्या मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो टी के रिस्पेक्ट में। हाँ कर सकता हूं मैं, पिछले वाला एग्जांपल में ये बताया था मैं, राइट साइड में टी का फंक्शन है तो टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, कर दो डायरेक्ट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं भाई। चलिए, तो इंटीग्रेशन डीवी अपॉन में dt और t के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। इंटीग्रेशन 12 cos 2t i माइनस में 8 sin 2t j प्लस में 16t और ये के किसके रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में। कर दो, कर दो। अब हमें पता है अलग अलग करने की, क्योंकि इंटीग्रेट कर क्या रूल था, अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। नहीं हमें पता है यार एक टी के रिस्पेक्ट में ही है, सारा फंक्शन टी के रिस्पेक्ट में है, तो यही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, इसका इंटीग्रेट करना है। cos 2t का इंटीग्रेशन sin 2t बाय में 2 ले हो गया। हाँ ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो बस इसकी पोजीशन यहाँ पर पढ़ा दिया, यहीं लिख दिया, ये यहीं पढ़ा, इसका इंटीग्रेट कर दिया टी के रिस्पेक्ट में। चलो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट बाहर है और ये भी बाहर, तो माइनस में 8, इसका क्या हो जाएगा साइन का, माइनस में cos 2t और बाई में 2 और ये j, इसका कितना हो जाएगा 16 कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट, बाहर निकाल दो, t का करो t स्क्वायर बाई 2, तो 16 t स्क्वायर बाई में 2 और ये dt प्लस में। अब प्लस में क्या लिखेंगे, और भाई इंटीग्रेशन किया तो प्लस में, तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा दो c, और c किस रूप का होगा, जहां पर c किस रूप का होगा, c1i प्लस में c2j और c3k इस रूप का होगा, बट अपन शॉर्ट रूप में इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, बस चल कुछ कैंसिलेशन करना है तो वो कर दो। ये कितना बन जाएगा, ये 6 sin 2ti, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस में 4 cos 2tj, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 8 t स्क्वायर और प्लस में ये dt क्यों लगाया अभी मैंने, k था, ठीक है, और ये k प्लस में c। ठीक है, ये कितना ये क्या चीज निकल गया, हाँ लेफ्ट साइड क्या थी, dt से dt कैंसिल और डेरिवेटिव से इंटीग्रेटिंग कैंसिल, तो v वेलोसिटी निकल चुकी है, वेलोसिटी कंपोनेंट निकल चुका है भैया हमारा, ले वेलोसिटी कंपोनेंट निकल चुका है। चलो आगे देखते हैं, हमें तो क्या है पोजीशन वेक्टर, यानी अपन ने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकालना है। लेफ्ट साइड देखिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी को दोबारा हम पीछे बैक में देखें तो क्या होता है, ये dr डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, अगेन इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dr, डिस्प्लेसमेंट r होती है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, ले इज इक्वल टू, हाँ तो ये बन चुका है, तो मैं इसको यही लिख देता हूं भी अपने लाइन बचाने के लिए, क्या लिखेंगे, dr अपॉन में dt लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको मत देखो, ये तो निकल चुका था, ये तो हमारा एक क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, ये निकाल रहे हैं। ठीक है, अब इसको और इसको ध्यान से देखिएगा, ये t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, ये भी t का फंक्शन है, तो अगेन आप कर सकते हैं इंटीग्रेट। ठीक है, तो इस समीकरण को इंटीग्रेट करेंगे तो लिख देते हैं dr अपॉन में dt और इज इक्वल टू किसके बराबर में है, 6 sin 2t i प्लस में 4 cos 2t j प्लस में 8 t स्क्वायर k और प्लस में c। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dt के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन बोथ साइड t के रिस्पेक्ट में dt। चल करिए, अब यहां पर क्या हुआ, ये dt कैंसिल और ये डेरिवेटिव और ये इंटीग्रेट का साइन कैंसिल, तो r वेक्टर बन जाएगा, तो ये r वेक्टर इज इक्वल टू, ये कितना है भाई, इसका इंटीग्रेट करो भाई डायरेक्ट, जैसे वहां पर किया था वैसे यहां पर करो, ये कितना होगा cos 2 माइनस का, तो 6 cos 2t बाई में 2 किसका, माइनस का, हाँ तो माइनस आगे लगा दिया। ठीक है, आई और ये इसका इंटीग्रेट करो, 4 cos का कितना हो जाएगा, sin 2t j बाई में 2, नेक्स्ट 8t3 बाई में 3 और प्लस में ct, भाई c कांस्टेंट है तो इसका लगाएंगे तो t प्लस में नया कांस्टेंट d। ठीक है, बस अब कैंसिलेशन कर दो, यही कर दो मैं 2 से ये कैंसिल कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा, बस यही कैंसिल कर दिया मैंने,
ठीक है, थोड़ा सा आप समय बचा सकते हैं। और ये 2 हो गया, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, बस ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ चुका है भाई। दोनों चीज निकल चुकी हैं, एक ये निकल गया और एक ये निकल गया, यही पूछा था उन्होंने। बट एक शर्त दे के उन्होंने क्या साबित किया है, t इज इक्वल टू 0। ये t इज इक्वल टू दे के क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि ये जो कांस्टेंट c आया है ना, अननोन कांस्टेंट, और ये जो d आया है, ये निकालो, इनकी वैल्यू निकल जाएगी इससे। चलो देखते हैं कैसे आते हैं। थोड़ा सा बैक में ये साफ कर दूं मैं ले अपने बस इतना ही मैटर चाहिएगा और इससे काम चला देंगे। ये जो ये नए कांस्टेंट उत्पन्न हुए हैं, इसकी वैल्यू निकालने के लिए काम, ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन दे देता है तो समझ जाना कि भी कांस्टेंट की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, परीक्षा के अंदर पता नहीं लगता कि भी ये t 0 देने का क्या मतलब है, जब मैंने v और r निकाल दिया, बट ये देने का क्या तुक था। तो इसका तुक यही है कि जो आप c कांस्टेंट है और जो d कांस्टेंट उत्पन्न हुए हैं, उनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या क्या कहा था उसने, t का मान 0 होता है तब वेलोसिटी ज्ञात कीजिए, और t का मान, अच्छा r निकालिए, t का मान 0 पुट किए भाई इनमें। वैसे इसमें और शर्त तो नहीं दे रखी, कहता है कि r, हाँ एक थोड़ी सी बात और भी दे रखी है इनमें, वेलोसिटी v एंड डिस्प्लेसमेंट r आर 0। हाँ ये शर्त और दे रखी भी, t जब 0 होता है तो वेलोसिटी का मान भी 0 है, और t इज इक्वल टू 0 है तब r भी 0 है। ठीक है ना, तो ये एक शर्त से काम नहीं चलता, ये निकलते नहीं, क्यों, दो कांस्टेंटों की वैल्यू निकालनी है, शर्त एक ही दे रखी थी, नहीं शर्त भी 2 देगा वो। ठीक है, तो ये यानी वेलोसिटी निकालनी है जब t इज इक्वल टू 0 हो, और उस टाइम इन्होंने दे भी दे दिया है कि ठीक है, तो निकालते हैं वेलोसिटी। v का मान 0 पुट करो, t का मान 0 पुट करो, ठीक है ना, t का मान 0, वेलोसिटी भी 0 पुट करो और t का मान 0 पुट करो। वैसे आंसर तो हमारा यही है, फाइनल आंसर तो दोनों यही है, v और r के मान यही है, बट c और d की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो ये कहता है वेलोसिटी का मान 0 है कब, जब t का मान 0 है, तो इसमें भी t का मान 0 पुट कर दो और यहां पर भी 0 पुट कर दो। ठीक है, इस समीकरणों का नाम मैं डाल देता हूं, ये 2 होगा और ये 3 होगा। कहता समीकरण 2 में v इज इक्वल टू 0 तथा t इज इक्वल टू 0 रखने पर, रख देते हैं भी 0 रखोगे 0 6, हाँ t 0 साइन t का मान 0 है तो साइन 0, और ये सारा मैटर 0 होगा। ठीक है, चलो अगला 4, ये 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, तो 1 और j 4j। ठीक है भाई, ये कांस्टेंट तो रखना ही है t का मान 0, तो ये सारा मैटर 0, प्लस में c ले, तो c की वैल्यू कितनी आ चुकी है, c इज इक्वल टू माइनस में 4j, c की वैल्यू निकल चुकी है, c की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, आंसर v वेलोसिटी निकल चुकी है। ठीक है, यहां पर रख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में 4j, बस 4j भी, बस। हाँ, इसको संशोधित कर सकते हो कैसे, ये j यहां पर भी है, j यहां पर भी है, ठीक है ना, j की डायरेक्शन के कंपोनेंट है, तो इसको इकट्ठा कर सकते हो, 4 cos t माइनस में 4 और j, बस। ठीक है, बात समझ में आई मेरी, मतलब इसको इकट्ठा कर सकते हो, दो जगह ठीक नहीं है कंपोनेंट, तो ये आंसर आ गया। अब बात रहेगी d की वैल्यू, d वैल्यू और निकालनी, हाँ यहां पर पुट कर दो, इसकी जगह तो आप पुट ही कर सकते हैं, माइनस में 4j, d की वैल्यू और निकालनी है। क्या दे रखा बंदे ने, r का मान यानी पोजीशन वेक्टर, यानी इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 0 है जब t इज इक्वल टू 0 है। रखो फिर समीकरण 2 में, समीकरण 2 में r0 तथा t0 रखने पर, रख देते हैं भाई तो r0 0 इज इक्वल टू, हाँ यहां पर देखिएगा t का मान 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो cos 0 1 माइनस में 3i आ जाएगा, ये माइनस में 3i। ठीक है, इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा, साइन के अंदर t का मान 0 रखते हैं तो 0, ये सारा ही मैटर 0। ठीक है, ये भी 0 और ये भी 0, d बच गया ओनली, प्लस में d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 3
और आई था ना, हाँ आई ले भी। तो ये सी और डी की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, रख दे, यही डायरेक्ट रख सकता हूं मैं, नहीं तो मैं लिखना चाहूं लिख सकता हूं वेक्टर आर इज इक्वल टू माइनस में 3 कोस 2t आई प्लस में 2 साइन 2t जे प्लस में 8 बाई में 3 t क्यूब और प्लस में सी की वैल्यू